સ્વાગત આપનું બજારની વાતમાં. હું નીરજ કંસારા આપની સાથે જોડાયો છું. આપણી સાથે આજે બજારની વાત કરવા માટે માર્કેટ एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ाए गया है. सुनील सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सर देखिए, ये जो नया हफ्ता शुरू हुआ है, जो आज की सुबह हुई है, वो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आई है. एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो थोड़ा एस्केलेशन हुआ था, वो एस्केलेशन थोड़ा कम हो गया. ऑलमोस्ट आज के दिन में भी हमें देखने को मिला है कि थोड़ी शांति अभी जो सीमावर्ती इलाके हैं उसके अंदर हमें देखने को मिल रही है. यूएस और चीन के बीच में एक जो ट्रेड डील हुई है अभी, जिसकी हमने सुना भी कि 90 दिन के लिए जो एडिशनल टैरिफ थे वो वहाँ से हटा लिए गए हैं. दूसरी तरफ हम यूक्रेन रशिया के बीच की भी एक शांति समझौते की तरफ देख रहे हैं. तो सर, जो बाजार के लिए जो एक समय पे सरदर्द बने हुए थे, वो सारे जो जियोपॉलिटिकल रीजन है वो थोड़े अभी ईज ऑफ होते हुए दिख रहे हैं. किस तरीके से मार्केट को अप्रोच अब यहाँ से हमें रखना होगा? तो पहली चीज है कि ये एक रिस्क ऑन स्टेज के लिए तैयार है. अभी इक्विटीज में पैसा आना वर्ल्ड वाइड, अभी वो एक फ्लो शुरू होगा, नंबर वन. तो इस फ्लो के अंदर अभी डोमेस्टिक और एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के अंदर दो चीज है इसमें. एक तो इंडिया के लिए आप देखें तो बहुत से पॉजिटिव्स, फंडामेंटल पॉजिटिव्स कुछ दिनों से आ रहे थे, जो पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपनी पॉजिटिविटी को. फिर भी एफआईएस ने खरीदारी पिछले 20 दिन से कंटिन्यूसली कर रहे थे, एक्सेप्ट सिवाय फ्राइडे का. तो इसका कारण क्या था कि आप देखें कि एक जीएसटी कलेक्शंस 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ गई थी, यानी इकोनॉमी की टर्न अराउंड दिख रही थी. सेकंड, आप देख रहे तो माहौल में इंडिया के लिए तेल की दाम 63 से 60 के नीचे ब्रेंट क्रूड का प्राइस गिर गया था. फिर यूएस में भी एक रिसेशन और शायद एक रेट कट की बात हो रही थी, तो वो एक पॉजिटिव थी इंडिया के लिए. और हमारे यहाँ पर भी जो बजट में एक करोड़ का टैक्स का गिव अवे था, उसके साथ आरबीआई की पॉजिटिव अप्रोच और मॉनसून की अच्छी खबर. तो ये सब जो अच्छी खबर बाय एंड लार्ज आ चुके थे पहले, फ्राइडे के पहले, और एफआईएस इसीलिए खरीदारी कर रहे थे. मगर एक वो जो इंडो पाक की जो एक कॉन्फ्लिक्ट थी, वो एक उनको फुल्ली एक्सप्रेस करने से प्रिवेंट कर रही थी. अब वो भी हट गया. तो मेरे ख्याल में एफआईएस की फ्लोज अभी और भी तेजी से बढ़नी चाहिए. बट याद रखना चाहिए कि अगर चाइना और ट्रंप की जो बात हो रही है वो सफल हो गई, तो समझिए कि चाइनीज मार्केट भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा. तो टू सम एक्सटेंट एफआईएस के फ्लोज चाइना और इंडिया में स्प्लिट होंगे, फिर भी इंडिया के लिए फ्लोज मिलेगी. ऐसी नहीं है कि कोई सेलिंग प्रेशर आ सकती है. और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी ये अर्निंग सीजन के लिए इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही वो अर्निंग सीजन की खत्म हो गई, फ्राइडे को ही उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी थी. आपको याद होगा कि एफआईएस फ्राइडे को बेच रहे थे, मगर डीआईएस ने खरीदारी की. अब ये खबर के कारण नेचुरली डीआईएस को भी एक भरोसा आ गया. और जो एक इंडियन ग्रोथ की जो एक सीक्वेंशियल ग्रोथ उनको पॉजिटिव दिख रही थी. उम्मीद से कम ही थी रिजल्ट्स, मगर फ्यूचर आउटलुक में भी, क्योंकि टैरिफ का माहौल था, सभी कंपनियों ने भी अपना फ्यूचर उतना अच्छा नहीं बताया. तो माहौल ऐसा बन रहा है कि शायद एक्चुअल अर्निंग्स जब आते हैं रेस्ट ऑफ द ईयर में, वो जो प्रॉमिस किए हैं उससे बेहतर आ सकते हैं. तो नेचुरली वो एक पॉजिटिव को एक पॉजिटिव अपलिफ्ट दे रही है. और फाइनल बात मैं कहूंगा कि अब रिटेल निवेशक भी जो डायरेक्ट इक्विटीज में आते हैं, उनका भी एक जो भी अनसर्टेनिटी था वो भी चल गया, तो वो भी शायद मार्केट को सपोर्ट करेंगे. तो ये सब चीज के कारण मेरा मानना है कि मार्केट में इंडिया अभी भी महंगी है, सस्ती नहीं है. लार्ज कैप में भी हम अभी भी एक प्रीमियम इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ जो लॉन्ग टर्म एवरेज प्रीमियम 60-62 के लेवल पे है, हम 75 के ऊपर है. तो एक हम टोटली सस्ते मार्केट नहीं बन गए थे. और मिड एंड स्मॉल कैप में भी महंगी है कंपेयर टू लार्ज कैप और कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज. फिर भी क्योंकि ये सब चीज इतने पॉजिटिव निकल रहे हैं, आज मार्केट का ध्यान ग्रोथ के ऊपर ज्यादा है और वैल्यूएशन पे कम. इसलिए ये वैल्यूएशन कोई एक नेगेटिव ट्रिगर नहीं रहेगी, और हमारी जो मार्केट थोड़ी महंगी है वो और भी महंगी शायद अगले 2-3 महीने में बन सकती है. तो ये माहौल मैं समझता हूं कि अप्रैल का लास्ट ईयर, तो आप देखें आंकड़े तो अप्रैल में ही महंगा था, बट टिल सितंबर मार्केट बढ़ती जा रही थी.
उसके बाद ही कुछ नेगेटिव्स आ गए थे। सितंबर के बाद ही एफआईएस ने बिकवाली की, तो ये अप्रैल की सितंबर की जो एक राइज थी, तब किसी ने वैल्यूएशन के बारे में सोचा नहीं था ना, कि किसी ने उसको डिस्काउंट कर दिया था। बस आज वही माहौल वापस शुरू हो रहा है, और शायद अगले 3-4 महीने के लिए ये माहौल होगी कि ग्रोथ को खरीदें, वैल्यूएशन के बारे में उतना फिक्र ना करें। ये शायद एक बदलाव इस वीकेंड ने दिलवाया है मार्केट्स को। જો ઘણી મહત્વની વાત છે કે હવે અહીંયાથી ગ્રોથ તરફ કદાચ આપણને માર્કેટ શિફ્ટ થતું દેખાય, ન કે વેલ્યુએશન તરફ. જો કે વેલ્યુએશન અત્યારે આપણને થોડા તો મોંઘા લાગી રહ્યા છે, એટલે એના પર તો એક ફોકસ ખાસ કરીને रखता रहीશું. लेकिन सुनील जी, आपने जो एफआईआईस की बात कही कि शायद वो इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा स्प्लिट हो सकता है, अगर वहाँ पर कोई डील आती हुई हमें दिखी. और हमने अभी भी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि एक डील के रिलेटेड यूएस का एक बयान आया है कि जिसके अंदर वो लोग 30% जितना ही फिलहाल 90 दिनों के लिए टैरिफ लगा रहे हैं. सर, इससे जो इंडिया को हम एक एज की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी भी हम लोग वो 10% वाले टैरिफ पे है, चाइना अभी भी 30% वाले टैरिफ पे है, भले 90 दिनों के लिए. लेकिन अगर ये डील थोड़ी लंबी चलती है तो क्या वो जो इंडिया को एक एज की बात कर रहे थे ओवर द चाइना, क्या वो आते हुए दिखेगा, या फिर वो थोड़ी वो इसके वे अनफोल्ड होने के लिए हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा? नहीं, देखिए कि क्या है कि चाइना में 2-3 चीज है। एक, उनकी मार्केट बहुत गिर चुकी है, तो वैल्यूएशन के तौर पर चाइना इंडिया से कंपैरिजन में बहुत सस्ती है। तो आप इकोनॉमी की एक बात अलग है कि शायद वो चाइना +1 की बात जो कह रहे थे, तो वहां पे पहला जो 240% वर्सेस 10% की बात हो रही थी, अब 30% वर्सेस 10, तो नेचुरली उतनी जो एक चाइना से बाहर शिफ्ट होने वाली चीज शायद उतनी नहीं होगी। बट फिर भी इंडिया और चाइना में इतना फर्क है, हमारा 2% शेयर है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में, चाइना का 13% है। तो अगर 13 से वो 11 भी गिर गया तो हमारा 2 से 4 डबल होता है ना, तो हमारे लिए इसमें फायदा ही है। और इकोनॉमी की हैसियत से मैं देखूं तो डेफिनेटली हमारी बीटीए जब साइन होगी तो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग, लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर्स पे एक बहुत बड़ी पॉजिटिव आएगी, और वो हमारे मार्केट को और हमारी इकोनॉमी को दोनों को सपोर्ट देगी। मगर चाइना में क्या है कि आज बहुत डिस्काउंट किया गया ये कि चाइना का एक्सपोर्ट्स अमेरिका को बहुत गिर जाएगा, और इसके कारण उधर मार्केट में बहुत एक इम्पैक्ट आया था। तो चाइनीज मार्केट बहुत सस्ती है, तो उधर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो शायद इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव होगी। मगर जो स्टॉक्स खरीदने की बात होती है तो शायद एफआईएस के लिए चाइना मोर अट्रैक्टिव दिखेगा, बिकॉज उनके लिए एक ग्रोथ जो है, उनकी वैल्यूएशन वो चाइना से बेहतर मिल सकती है। तो ये बात मन में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एफआईएस इंडिया को बेचेंगे, जो इंक्रीमेंटल कैपिटल है उसमें मैं चाइना को अधिक एलोकेशन देख रहा हूं। इंडिया को अभी अपनी हैसियत से जो एलोकेशन मिलना है वो मिलेगा, और हमारे मार्केट को सपोर्ट देगा। એટલે જુઓ, ખાસ કરીને અહીંયાથી એક આ વાતને ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ભારતના બજારને સપોર્ટ તો આવતો દેખાશે, પરંતુ ખાસ કરીને વેલ્યુએશનનું એજ અત્યારે થોડું चाइना पास है. सर, इसके बारे में सर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो एक और डेवलपमेंट हमें यूएस की ओर से आता हुआ देखने को मिल रहा है फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग को लेकर. ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे उसके अंदर साइन करेंगे, और जो उसमें प्राइस रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो सर उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे आते हुए हमें देखने को मिलेगा. और खास करके जो ब्रांडेड है या तो इनोवेटिव ड्रग है, वहां पर थोड़ा ज़्यादा डेंट देखने को मिलेगा. सर, इस ये न्यूज़ को आप कैसे एनालाइज करोगे? क्या उसकी फाइन डिटेल्स आती है तो पता चलेगा कि हमें क्या करना है, लेकिन ओवरऑल जो आज थोड़ा बहुत फार्मा सेक्टर के अंदर हमें बिकवाली देखने को मिल रही है, सर क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा चिंता का कारण हो सकता है फार्मा सेक्टर के लिए? देखिए, अभी बहुत अर्ली स्टेज है। ये उन्होंने कहा कि मैं प्राइस रिडक्शन करूंगा, मगर शायद वो है चाइना के ऊपर दबाव डालने के लिए, राइट? बिकॉज चाइना भी एपीआईस में वर्ल्ड की लीडर है, और चाइनीज प्राइसेस को अगर ये अभी टैरिफ घटती है उधर चाइना के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो दाम गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं इमीडिएटली इतना नेगेटिव रिएक्शन नहीं लूंगा फार्मा के ऊपर, और शायद और फाइन प्रिंट देखने से इसका डिटेल्स सामने आएगा। मगर मेरे ख्याल में हमारी बीटीए में हम फार्मा को भी अहमियत देंगे, तो जरूर ज्यादा नुकसान हमारे फार्मा को पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के मन में भी होगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बीटीए के अंदर लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज और फार्मा को डेफिनेटली एक अहमियत देगी अपने डिस्कशन में।
तो इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे मन में, मगर फिर भी फाइन प्रिंट के लिए वेट करना उचित होगा, और शायद अब ये वेट एंड वॉच एक अच्छी स्थिति होगी। तो क्या सर इससे यही फार्मा सेक्टर की बात कोई आगे बढ़ाऊँ तो सर खास करके आपको लगता है कि हम पहले भी बहुत बार आप बात कर चुके हैं कि डोमेस्टिक फेसिंग फार्मास में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो सर क्या आप अगर कोई यहाँ पर असर आते हुए दिखे तो क्या यहाँ पर शिफ्ट थोड़ा डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा के ऊपर करना चाहिए? अब किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, वो जल्दबाजी होगा, उतनी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए। बीटीए में देखिए फार्मा का डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी आएगा। तो अभी ये जो ट्रम्प ने कहा उसके कारण जाके एक्सपोर्ट फार्मा को बेचो और डोमेस्टिक को खरीदो, मैं ऐसी कुछ सलाह नहीं दूंगा। अभी के लिए कुछ मत कीजिए, आपने ऑलरेडी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा रखा है तो रख लीजिए, अभी इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ना अभी शिफ्ट। मैंने पहले से ही कहा कि डोमेस्टिक फार्मा में आपको अलोकेशन होना चाहिए, तो वो रहने दीजिए, वो बस अभी शिफ्ट की वक्त नहीं है। ये न्यूज के ऊपर इतना रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर अच्छी है फार्मा की, और बीटी के बाद डेफिनेटली इसमें एक पॉजिटिविटी आएगी। એટલે જો ખાસ કરીને ક્લેરિટી આવવા દો, એ જ એક મત અહીંયાથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, એટલે એના પર એક નજર અહીંયાથી રાખતા રહીશું। लेकिन सर जिस प्रकार से हम रिजल्ट आते हुए देख रहे हैं, देखिए जो रिजल्ट सीज़न पूरा अनफोल्ड होते हुए दिखा है, कहीं पर हमें हिट देखने को मिल रहा है, कहीं पर मिस देखने को मिल रहा है। सर आपको आपके नज़रिए में पूरा रिजल्ट सीज़न कैसा रहा है मोटा तौर पर? मिक्सड रहा है। लार्ज कैप्स में मेरे ख्याल में आउटलुक की बात ज्यादा करूंगा मैं, क्योंकि जो क्वार्टर बीत चुकी है मार्केट भी उसको इग्नोर करती है, ठीक है। अभी आउटलुक के बारे में कहूंगा कि मैं लार्ज कैप में 9 to 12% की आउटलुक दिख रही है, और मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में अराउंड 15 to 18% की ग्रोथ दिख रही है। बट मेरा मानना है कि ये सब की जो आउटलुक उन्होंने बताया हर कंपनी ने, ये टैरिफ का माहौल उनके ऊपर था, तो इसीलिए उन्होंने सब बहुत कंजर्वेटिवली गाइडेंस दिया है। तो आज मेरा ख्याल है कि ये अर्निंग सीजन का जो पास का अर्निंग्स है और फ्यूचर की गाइडेंस, दोनों को मार्केट फुल्ली इग्नोर करेगा, क्योंकि जैसे ही टैरिफ की माहौल छूटती है और इंडियन बीटीए भी साइन हो जाती है, ये पूरा माहौल बदलेगा और आउटलुक बदल जाएगी। तो आज मैं मानता हूं कि कोई भी डोमेस्टिक फंड मैनेजर ना ही अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर अपनी जो कंपनीज ने प्रेडिक्ट किया उसके ऊपर कर रहा है, बट अपनी ओन कैलकुलेशन कर रहा है कि फ्यूचर में ये साल में फर्स्ट थिंग सभी कंपनियां जो अपनी गाइडेंस दे रही है उससे बेहतर ही रिटर्न्स रिपोर्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत नेगेटिविटी अपने मन में डाल दिया है प्रोजेक्शन में। तो फर्स्ट एक्चुअल अर्निंग्स बेहतर निकलेगी। सेकंड बात है कि सभी की सोच ये साल की अनसर्टेनिटी को छोड़कर अगले साल के ऊपर बहुत जल्द चली जाएगी। जैसे अक्टूबर से मार्केट पूरा बदलता है, उसके पहले ही मैं देख रहा हूं। थर्ड थिंग है कि क्योंकि ये सब अनसर्टेनिटी की बातें हट रही है, आज फंड मैनेजर की कोशिश है कि वैल्यूएशंस को छोड़े, क्योंकि वो ये जो एक अनसर्टेनिटी के आउटलुक को डिस्काउंट करके वो वैल्यूएशंस महंगी दिख रहे हैं। एक्चुअल ग्रोथ अच्छी आती है तो डेफिनेटली ये वैल्यूएशंस रीजनेबल लगेंगे। तो उसके हिसाब से अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी जिनकी फ्यूचर अच्छी है उनकी गाइडेंस को छोड़िए, अपने आप एनालिसिस के ऊपर भरोसा करेंगे और अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज को चुनेंगे। तो मार्केट का फोकस स्पेशली डीआईएस का पूरा ग्रोथ के ऊपर शिफ्ट होते हुए मैं देख रहा हूं, और वैल्यूएशंस को थोड़ा बैक सीट पे रखेंगे। तो इसलिए मेरे को ये अर्निंग्स की सीजन अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं निकली, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये माहौल के कारण ये प्रेडिक्शन के कोई एक रिलायबिलिटी नहीं है। એટલે જુઓ ખાસ કરીને અહીંયાથી જે અર્નિંગ્સ છે એને લઈને એક આમ જ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, થોડા મિશ્ર રહ્યા છે અર્નિંગ્સ, પરંતુ ખાસ કરીને અહીંયાથી સેક્ટર પર તમારે ધ્યાન રાખતા રહેવાનું રહેશે। जी सुनील जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। तो અત્યારે એક સમય થઈ રહ્યો છે નાનકડો વિરામ લેવાનો, વિરામ બાદ પાછા આવીએ અને અન્ય ચર્ચાને આપણે આગળ વધારીશું।
સ્વાગત છે નાનકડા વિરામ બાદ આપનું બજારની વાતમાં આપણી સાથે અત્યારે માર્કેટ एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जोड़ाया है। सुनील सर, खास करके हमने सेक्टर्स के ऊपर आपने बात की रिजल्ट्स को लेकर, लेकिन सर जैसे आपने भी कहा कि वैल्यूएशन भी इंडियन मार्केट में अभी उतने सस्ते नहीं है, तो सर ये अर्निंग्स को देखते हुए, वैल्यूएशंस को देखते हुए अब ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहाँ पर आप अभी भी थोड़े पॉजिटिव बने हुए हैं? जैसे मैंने कहा, मेरी पॉजिटिव सेक्टर्स में बताता हूँ, मगर ये ना ही एक वैल्यूएशन के तौर पर है, राइट, ना ही ये अर्निंग सीजन के तौर पर है। और जो मेरी सेक्टर्स जो पिक पॉजिटिव है मेरे लिए, सबसे बड़ी है प्राइवेट सेक्टर बैंक। कारण इसका है कि आरबीआई का रेट कट सामने है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कट रही है। सेकेंड, आपने देखा कि 1 लाख करोड़ का जो गिव अवे है, उसके कारण मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में, ऑटो लोन्स, रियल एस्टेट लोन्स में एक डिमांड देख रहा हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छी स्थिति में है उसको कैप्चर करने के लिए। तीसरी बात है, जो भी रेट कट होता है तो वो डिपॉजिट्स में अपना रेट को पास ऑन करेंगे, मगर उनकी लेंडिंग बुक आप देखें, ऑटो लोन्स और कंज्यूमर लोन्स और ये पर्सनल लोन्स जो है, ये सब फिक्स्ड रेट में होता है। तो नेचुरली एक रेट कट में उनको कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होता है, मगर लेंडिंग रेट वही सेम होता है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका निम अच्छा बढ़ती है। तो फाइनल चीज प्राइवेट सेक्टर बैंक के फेवर में है कि ये 1 लाख करोड़ की बात करें तो खाली लोन्स में या बड़ी बड़ी चीजें खरीदने में नहीं जाएगी, सेविंग्स में भी एक कंपोनेंट जाएगा। तो इनकी प्राइवेट बैंक्स की डिस्ट्रीब्यूशन आम इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए उनका फी बेस्ड इनकम भी एक पॉजिटिविटी में देख रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट की पॉजिटिव में रिटेल निवेशक भी ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस में लगाएंगे और उसका बेनिफिट फी बेस्ड इनकम में प्राइवेट बैंक्स को मिलेगा। तो मेरी सबसे नंबर 1 पिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। सेकंड पिक होगी मेरी ये अपना जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक सेक्टरल कंपनीज है, तो उसमें नेचुरली स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, जैसे स्टॉक मार्केट्स, ब्रोकिंग कंपनीज होगी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होगी, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, एसेट मैनेजमेंट एएमसी भी होगी, क्योंकि इन सबको मैं देख रहा हूँ कि अभी जो एक पॉजिटिव माहौल बना है, पैसा भी हाथ में है, तो ये 25,000 की जो SIP बुक 25-26 हजार की जो है, मैं उसको बहुत ही जल्द 30,000 तक पहुंचते हुए देख रहा हूँ। और उसका बेनिफिट रिटेल निवेशक डायरेक्ट स्टॉक्स में भी मैं वापस उनकी इंटरेस्ट देख रहा हूँ। तो ये एक स्टॉक मार्केट, एक टोटल स्टॉक मार्केट रिलेटेड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उनको मैं बेनिफिट पहुंचते हुए देख रहा हूं, तो उनकी वो मेरी सेकंड पिक होगी। फिर तीसरी पिक सेक्टर में होगी मेरी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा, रेट कट का माहौल EMIs को कटवाएगा, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन कटने के कारण उनकी कंज्यूमर सरप्लस भी ज्यादा होगी, और 1 लाख करोड़ का मिडिल क्लास को गिव अवे भी है, तो जरूर कंजम्पशन की चीजों के ऊपर पॉजिटिविटी। और इसके साथ जोड़ते हुए रूरल कंजम्पशन का भी, मानसून अर्ली आ रहा है और अच्छी मानसून की इंपैक्ट भी रूरल कंजम्पशन को भी सपोर्ट देगी। तो एक ब्रॉडर कंजम्पशन का स्टोरी मुझे पसंद है, स्पेशली डिस्क्रिशनरी आते हैं 4 चीज: कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, रियल एस्टेट और अपनी जो हाई एंड रिटेल की बात होती है, राइट। ये सब मुझे एक पॉजिटिव ग्रोथ सिनेरियो बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। ये मेरी तीसरी पिक है। और चौथी पिक मैं कहूंगा कि ये कंजम्पशन के पिकअप के कारण मे बी शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं दिखेगा, मगर 1-1.5 साल से ज्यादा आपकी आउटलुक हो तो वापस मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन, उस पे एक पॉजिटिव वैल्यूएशंस हाई है, मगर जो कंजम्पशन के बढ़त के कारण मैं प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स की स्टोरी वापस शुरू होते हुए देख रहा हूं, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75-76% में अटक गई है कुछ महीनों सालों से। तो वो अगर एक अप ट्रेंड में आकर 80% की ओर बढ़ती है ना, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स शुरू होगा, और वो एक्चुअल कैपेक्स के पहले अनाउंसमेंट्स आएगी, ऑर्डर्स प्लेस होंगे, तो पूरी मार्केट में इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स के लिए ऑर्डर बुक्स बढ़ेगी, तो वहां पे एक बढ़त देख सकते हैं। तो अभी सही वक्त है उस चीज को भी खरीदना शुरू करें। और फाइनल मेरी पिक होगी मोर फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, IT। और IT के ऊपर मेरी पॉजिटिविटी इसमें आती है कि थोड़ा नेगेटिव आउटलुक रहा है, क्योंकि टैरिफ का माहौल अमेरिकन कंपनीज के डिमांड के ऊपर रहा है, और एक डॉलर भी वीकन हो रही थी, तो रुपी की स्ट्रेंथनिंग उनके लिए अच्छी नहीं थी। अब देख रहे तो थोड़ी चाइना के साथ 90 डे का पॉज, BTA साइन हो गया अमेरिका और UK के साथ,
इंडिया के साथ बहुत जल्द साइन होगा। तो वर्ल्ड में एक टैरिफ का इम्पैक्ट अब ट्रम्प अभी एक डील मेकिंग स्टेज में पहुंच गए हैं, तो सभी डील को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वापस फिर रिबाउंड हो सकता है कि एक एक्सेप्टेड लेवल ऑफ टैरिफ 10 हो या 15% जो भी एक हो गया, तो उसको ऑब्जर्व करके आने वाले दिन में देखें तो शायद अमेरिकन स्टॉक मार्केट में अमेरिकन कंपनीज की भी ग्रोथ आउटलुक अच्छी बनेगी। वो आईटी के लिए, क्योंकि आईटी बहुत थोड़ा सेलिंग प्रेशर में था, वैल्यूएशंस रीजनेबल है और एफआईएस को भी बहुत पसंद है आईटी कंपनीज, क्योंकि उनके बायर्स के यार उनकी जान पहचान बहुत है, तो इसलिए वो इजीली चेक कर सकते हैं कि उनकी ऑर्डर बुक कैसी है, क्या हो रही है। तो ऑलवेज एफआईएस का एक आईटी के पास एक लव अफेयर है, तो वो चीज के कारण एंड अभी डॉलर भी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग दिशा में आज आ रही है। अभी 99 से अभी 100 पार कर चुकी है आज, और धीरे धीरे जैसे टैरिफ का माहौल घटता है ना, तो डॉलर जरूर वापस थोड़ी स्ट्रेंथनिंग के लेवल पा सकती है। ये सब मेरे लिए आईटी को जितना नेगेटिविटी उसमें फैला हुआ था वो अभी कम है, और इसके कारण मेरे लिए आईटी एक वैल्यू बेस्ड थोड़ी बाइंग सपोर्ट में मैं देख रहा हूँ। तो ये मेरी फाइनल सेक्टर पिक है। એટલે જુઓ ખાસ કરીને પ્રાઇવેટ બેંક, સ્ટોક માર્કેટ રિલેટેડ કંપનીઓ, વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, ખાસ કરીને એક્સચેન્જીસ, એ બધા પર ડિસ્ક્રેશનરી કન્ઝમ્પશનની અંદર ઓટો, વ્હાઇટ ગુડ્સ, આ બધા પર એક નજર ખાસ કરીને રાખવાની છે. ઇન્ફ્રાની અંદર એક રોકાણ કરી શકો છો. આઈટી એક सेक्टर છે कि જેના पर અત્યારે ખાસ તમારે ध्यान रखવાનું છે. सर उसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर इतनी इन डिटेल चर्चा करने के लिए सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. તો એ સાથે જ અત્યારે મારી પણ રજા લેવાનો સમય થયો છે, પરંતુ સીએનબીસી બજાર પર સતત અપડેટ ચાલુ છે. તો હાલ મને આપો રજા. જોતા રહો સીએનબીસી બજાર. નમસ્કાર.